Dear students, let us continue with the cell organelles. We have already studied nucleus, outside nucleus, and inside cell membrane is cytoplasm. Cytoplasm contains many cell organelles, and these cell organelles we have to study one by one. The main cell organelles are, say, number one, plastid. Plastids are large cell organelles present in the cytoplasm. All organelles are present in the cytoplasm. They are present only in plant cells. They are absent in animal cells. They contain pigments that provide color to the cell. So we have three types of plastids. Number one is chloroplast, second is chromoplast, and the third one is leucoplast. Now the one chloroplast. Chloroplast contains green colored plastids. They are green colored plastids. They contain chlorophylls. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स देखते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में यूजफुल है, तो दे आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. So chloroplast manufacture food for green plants by the process called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to form, to make food with the help of photo means light. लाइट को कैप्चर कौन करता है? ये ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट. इनके अंदर क्लोरोफिल होती है जो लाइट को कैप्चर करती है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए. द प्लास्टिड्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. दूसरे तरह के जो प्लास्टिड्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट्स हैं. आपने देखा होगा कई प्लांट पार्ट्स, लीव्स भी जैसे अलग अलग कलर की होती हैं कई बार ग्रीन के अलावा. कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, वेजिटेबल्स अलग अलग कलर की हैं. देख सकते हैं टोमेटो है रेड कलर का है, ब्रिंजल वायलेट कलर का है, फ्लावर्स अलग अलग कलर के हैं. इट इज ऑल ड्यू टू द प्लास्टिड. और कौन सा वाला प्लास्टिड होगा? Chromoplasts. Chromo means color. So chromoplast provides color, gives color to fruits, vegetables and fruits. तो दो तरह के ये प्लास्टिड्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. थर्ड टाइप का है ल्यूकोप्लास्ट होगा. Plants also contain some colorless plastids called leucoplasts. इनका काम क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? They provide space for storage of starch, protein, oils, etc. Leuco actually means white. White यहाँ colorless के लिए आ गया. Leuco, WBC इसको भी बोलते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स को भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं. ल्यूको वर्ड आता है. ल्यूको मीन्स जनरली विच आर कलरलेस या वाइट. दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट. ना उसमें कोई कलर वाली पिगमेंट है, ठीक है, जिससे ग्रीन कलर या और कलर्स आए, तो इसमें दे आर कलरलेस बोलते हैं. इनका मेन काम ये हो गया. दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स. तो इसमें इंपॉर्टेंट वन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट
डायग्राम प्लांट सेल के डायग्राम में भी बने होंगे वहाँ। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे उसको, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम, उसमें डायग्राम बना हुआ होगा। क्लोरोप्लास्ट का भी, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होगी। क्लोरोप्लास्ट में यू विल सी बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। तो थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, इनका एक पाइल बन जाता है, जैसे कॉइन्स रखे हों एक दूसरे के ऊपर। इनको हम कहते हैं, ये पाइल्स को, जैसे मैंने कितने पाइल्स बना दिए, 1 2 3 4 5, दे आर कॉल्ड ग्रेना, GRANA. They are interconnected with each other. So you can say they are interconnected. They are also connected with the membrane. देखो membrane के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। Actually these stacks of thylakoids, they contain chlorophyll. इनके अंदर chlorophyll present है। So और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और भी होते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं इसके अंदर। राइबोसोम्स, देखो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। प्लस इम्पॉर्टेंट है, और दे आल्सो कंटेन DNA। पर DNA भी कैसा होता है, DNA इज सर्कुलर DNA होता है, इनमें सर्कुलर DNA होगा, सिंगल होगा और सर्कुलर DNA। सो हियर इट इज इम्पॉर्टेंट, इनमें DNA भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज एक रफ स्केच है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट अभी मैंने बताया, दिस वन, ये जो हैं दिस वन, दे आर ग्रैनम, थाइलाकॉइड्स हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं। इनमें क्लोरोफिल होती है जो सनलाइट को कैप्चर करती है, और वो एनर्जी यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें DNA भी इम्पॉर्टेंट है, DNA रहता है, और राइबोसोम्स हैं इसमें। तो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल का इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल फॉर द प्लांट। सो क्लोरोप्लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट is the mitochondria. Mitochondria, they are rod-shaped or spherical structures. They are present in large numbers in cells, and they are engaged means they are playing their role in different physiological activities. फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है फंक्शन। तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं सेल्स की, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का रोल रहेगा। कैसे? बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देता है सेल अपने आप से बाहर, और जो ऑक्सीजन सेल के अंदर आई है
माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए, और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है बहुत सारी एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होती है, एंड these ATP molecules are used to carry out many physiological activities of the cell। तो सेल अपने बहुत सारे फंक्शंस के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनेलीज जिनको हम पावर हाउस भी बोल रहे हैं। आगे सेल में ड्रॉ करेंगे, जब सेल बनाएंगे तो अभी आप देखिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक तो न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन होती है, अभी हमने पढ़ा प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, उसका डायग्राम, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन है। ये बाहर की मेम्ब्रेन बनाई हमने, अंदर की मेम्ब्रेन जो है उसमें फोल्ड्स होते हैं। सो विल मेक लाइक दिस, ऐसे ऐसे फोल्ड्स रहेंगे अंदर की मेम्ब्रेन में। ये फोल्ड्स से क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये कट सेक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, बाहर से थोड़ी ना दिखेंगे, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को काटा है, ठीक है, तब अंदर से ऐसा नज़र आएगा। सो अंदर की मेम्ब्रेन में फोल्ड्स हैं, और ये फोल्ड्स जो हैं, इन फोल्ड्स में अंदर, चलो ये बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं हम, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रहते हैं ऑक्सीजोम्स सारी मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ पे एक्चुअल में एटीपी की सिंथेसिस भी होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ हम देखेंगे, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं। देखो मेनली साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं। और मेन इसमें एक और हम बात करेंगे, सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए यहाँ भी प्रेजेंट है, डीएनए राइबोसोम्स भी हैं, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये एरिया, दिस इज द मैट्रिक्स, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज़ होना है टू प्रिपेयर एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं। और ये जो हमने अंदर की मेम्ब्रेन के फोल्ड्स बनाए हैं, इसको क्रिस्टा कहते हैं, CRISTAE, क्रिस्टा। तो क्रिस्टे हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्स ऑक्सीजोम्स होते हैं जो कि हेल्प करेंगे एटीपी फॉर्मेशन में। तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान में रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये रेड कलर के हमने बना दिए राइबोसोम्स होते हैं। और द रोल ऑफ mitochondria is to prepare food, to prepare energy,
molecule, ठीक है, by breaking the food, that is glucose. This is important. माइटोकॉन्ड्रिया सब के अंदर होगा, ये हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए सेल्स को। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। नेटवर्क, यहाँ रेटिकुलम वर्ड जो है इट मीन्स नेटवर्क, रेटिकुलम का मीनिंग ही नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो साइटोप्लाज्म हमने बोला है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है जहाँ ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। एंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ का साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म जो बाहर की तरफ है थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के पास में उस एरिया में, वो एक्टोप्लाज्म बोल देंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आसपास, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में होता है तो न्यूक्लियस के आसपास का साइटोप्लाज्म को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो उस एरिया में यानी न्यूक्लियस के आसपास होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं ये, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है इनकी, सिंगल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स हैं, नेटवर्क है और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये दो तरह के होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। नाम से भी क्लियर है, रफ, उनका सरफेस रफ होता है, so they are rough in appearance. It is studded with ribosome. Studded means भरे पड़े हैं वो, किससे? राइबोसोम से। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, और इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका रोल किस में हुआ? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एक्चुअली राइबोसोम्स ही हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स they are very important. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाहर का सरफेस इनका स्मूथ है, यानी ये जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन हम बोल रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है ये एक ट्यूब बना रही हैं, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, तो अंदर बीच में स्पेस भी रहती है। तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव एनी राइबोसोम अटैच्ड टू इट, देयरफॉर हैज अ स्मूथ अपीयरेंस। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स। तो क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाते हैं रफ एंड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बनाएंगे? ये फैट्स की सिंथेसिस करते हैं ये। तो ये ध्यान में रखेंगे, RER प्रोटीन्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आप ये देखिए कि ये जो अभी हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स बनते हैं या फैट्स बनता है उसकी पैकेजिंग, उसको पैकेज करना, मॉडिफाई करना पहले उसको, जैसे प्रोटीन के साथ में कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएं, लिपोप्रोटीन्स बन जाएं। फैट्स के साथ में यानी लिपिड्स हैं ये, इनके साथ कोई प्रोटीन अटैच हो जाए, लिपोप्रोटीन्स हो गए, यानी कई तरह की मॉडिफिकेशन हो करके होती है कहाँ? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और पैकेजिंग का काम करते हैं और जहाँ इनका यूज़ होना होता है वहाँ इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या हुआ? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बनाता कौन है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये ब्रेक हो करके, इनका पोर्शन ब्रेक हो करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इनके अंदर जो होगा
इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो स्पेस है इनमें जो होगा वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में है, और वही चीज़ मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, और वो चीज़ आगे इस्तेमाल होती है, उसके पैकेट्स बन जाएंगे। यानी कि आप ये कहेंगे वैक्यूल्स जो छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं, तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे लाइसोसोम्स आर मेड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या हैं? दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सो लेट्स सी, ये तो डायग्राम हम देखेंगे आगे इसका, ये तो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें कंपैरिजन जब करेंगे तो इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप देखिए यहाँ पर, दिस वन, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और जो अभी हमने पढ़ा है न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ये जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सारा, दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखो राइबोसोम्स नहीं है बाहर, तो दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाहर सरफेस देखो आपको रफ नज़र आ रहा है, छोटे 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 ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, दे आर राइबोसोम्स। तो दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है। इन्हीं कब यही ब्रेक होकर के देखो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होकर के ये स्ट्रक्चर बन गया। व्हाट इज दिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज स्टैक्ड वन अबव द अदर। तो ये कहाँ से आए हैं? ये ट्यूब्स, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है, ये कहाँ से आए? यहाँ से आए हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। और यहाँ पर सब्सटेंसेस की पैकेजिंग मॉडिफिकेशन होगी और पैकेजिंग होगी। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी हैं और एनिमल्स सेल में भी होते हैं। इस सेल में भी आप देख रहे हैं बीच में न्यूक्लियस है, ये आसपास RER है, एंड दिस वन छोटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बाकी देखो इसमें और भी दिख रहे हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो अभी हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, ये दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन, इसको हम एक बार फिर पढ़ेंगे बाद में। चलो लेट अस कंटिन्यू। So we are studying Golgi complex, sac-like structures हुए, they are stacked one above the other, and they are involved in the process of processing and packaging of material produced by the cell. तो प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, तो किसने प्रोड्यूस किया है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। देखा आपने, प्रोटीन्स और फैट्स बनाया है उन्होंने, है ना। तो उसकी प्रोसेसिंग यानी मॉडिफिकेशन, उसका कुछ और जो मॉडिफाई हो, जो हमारे सेल के काम के लिए हो, तो वो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यहाँ होगा काम। नेक्स्ट इज अ वैक्यूल। इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। इट इज़ जनरली लार्ज इन प्लांट सेल्स, बड़े होते हैं प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज, तभी न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हो जाता है। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं वैक्यूल्स। एमीबा में फूड मटेरियल्स आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन। तो वैक्यूल्स के अंदर होता है एमीबा में फूड मटेरियल जिसकी डाइजेशन होगी, और डाइजेशन भी कौन करेंगे? एंजाइम्स करेंगी, और वो एंजाइम्स की भी एक पैकिंग होगी वैक्यूल्स में, जो लाइसोसोम्स हम बोलते हैं जिनको, तो वो लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं इस फूड की ब्रेकडाउन में, ठीक है। और ये फूड मटेरियल एमीबा में फूड वैक्यूल, यानी कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, अगर इसमें फूड है तो ये फूड वैक्यूल बोलेंगे। अगर इसमें वाटर भरा हुआ है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो वो फूड वैक्यूल नहीं हुआ,
वो इस तरह के वैक्यूल्स हैं जो वेस्ट कंटेनिंग या वाटर कंटेनिंग, एक्स्ट्रा वाटर कंटेनिंग वैक्यूल्स हो गए। और कुछ वैक्यूल्स में तो इवन गैसेस वगैरह भी होती हैं। तो वैक्यूल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, डबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, सिंपल राउंड स्ट्रक्चर्स सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हमने पढ़ लिया। देखो राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हैं, और साइटोप्लाज्म में भी है। साइटोप्लाज्म में आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। दे आर टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी होते हैं लूज, एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी है। साइटोप्लाज्म में भी होंगे, ठीक है। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, दो डायग्राम आप देख रहे हो इधर, दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए। दिस वन इज द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो वर्ड होता है इट इज अ सिंगुलर, क्योंकि एक ही आपको फ्लैजिलम नजर आ रहा है यहाँ पर, तो फ्लैजिलम इज वन। अगर दो होंगे इस तरह के तो हम फ्लैजिला बोलेंगे, फ्लैजिला। तो सिंगल इज द फ्लैजिलम। तो यहाँ पे हमने कोई डायग्राम नहीं पढ़ रहे हैं इसका, लेकिन हम तो सीलिया और फ्लैजिला की ही बात कर रहे हैं, फ्लैजिलम की। देखो यहाँ हेडिंग में क्या लिखा है, फ्लैजिला। फ्लैजिला इज प्लूरल। तो यूग्लिना के केस में एक फ्लैजिलम आपको यहाँ नजर आ रहा है। फ्लैजिलम कहाँ से निकल रहा है, ये गलेट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन। फूड यहाँ से एंटर करता है। यूग्लिना फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये जो फ्लैजिलम है ये जोर जोर से ये बहुत फास्ट घूमेगा, वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। उस वर्ल के अंदर पानी बड़ी स्पीड से जाएगा और फूड भी बीच में आ जाएगा और अंदर चला जाएगा। और इसका कवर आप देख रहे हैं, ये कवर जो है उसको पेलिकल बोल रहे हैं। बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आ रहे हैं, और साइटोप्लाज्म है येलो कलर की, पायरिनॉइड बॉडीज़ हैं जहाँ फूड वगैरह, ऑयल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, स्टोर है। तो फ्लैजिलम यहाँ नज़र आ रहा है। फ्लैजिलम का काम क्या होता है, फ्लैजिलम का काम है लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, फूड को पकड़ने में हेल्प करता है। और यहाँ पे एक रेड स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा देखो ना स्पॉट, दिस इज द आई स्पॉट। आइज तो होती नहीं है फ्लैजिलम की, सिंगुलर स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट इज वन सेल। ये एक पूरा एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। आइज तो थोड़ी ना होंगी इसमें, लेकिन ये आई स्पॉट है। ये वाला जो स्पॉट रहता है सेल का, इसका यूग्लिना का सिंगल सेल है ये लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है कि रोशनी कितनी है, कम ज़्यादा रोशनी का पता चल जाएगा इसको, यहाँ रोशनी है यहाँ अंधेरा है, इसका पता कर लेता है। पैरामीशियम में देखिए, पैरामीशियम में फ्लैजिलम नहीं होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया सरफेस में नज़र आ रहे हैं, देखो ये सारे सरफेस में सीलिया है, ये इसके सरफेस में, सारे सरफेस में सीलिया होंगे। सरफेस में सीलिया बहुत सारे होते हैं। तो ये तो हमें एक सेक्शन कट करके दिखाया है, पूरे ऑल ओवर बॉडी सरफेसेस के सारे में सीलिया हैं ऊपर सरफेस पे। तो सीलिया प्लूरल, सीलियम एक अकेले को बोलेंगे। तो सीलिया बहुत सारे होते हैं, पैरामीशियम में है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोल देते हैं, चप्पल की तरह दिखता है ना हमें, स्लीपर्स की तरह। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से फूड एंटर करता है, गरट लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ फूड वैक्यूल भी दिख रहा है यहाँ पे। साइटोप्लाज्म है बीच में यहाँ पर, साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है आपको यहाँ। और यहाँ पर आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। एक न्यूक्लियस ये दिख रहा है बड़ा वाला, मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा, बीन शेप का है, और माइक्रो छोटा न्यूक्लियस, छोटा वाला न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पर ये, दिस वन इज द स्मॉल न्यूक्लियस, स्फेरिकल है, राउंड है। तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, डबल न्यूक्लियस है पैरामीशियम के अंदर। बाकी आपको यहाँ वैक्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ दिस वन इज द वैक्यूल, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस वैक्यूल के आसपास भी आप ध्यान से देखिए कि ये वैक्यूल, इसके आसपास भी छोटे छोटे छोटे
चैनल से नज़र आ रहे हैं, ये सब इकट्ठे होकर के ये वैक्यूल बीच वाला बड़ा हो जाएगा। और ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये सेल के सरफेस, ये जो सेल का सरफेस है यहाँ पे आकर के ये मटेरियल को सारा बाहर निकाल देगा, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा वाटर है इसके अंदर, वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि वो ये पैरामीशियम भी कहाँ होते हैं, पैरामीशियम भी फ्रेश वाटर में होते हैं ये भी। और पानी तो इनको, क्योंकि उसमें पानी में डिज़ोल्व होकर के सब्सटेंसेस अंदर आ रहे हैं, फूड अंदर आ रहा है, तो पानी अंदर इकट्ठा होता जाता है, तो उसको बाहर भी तो निकालना है उसको, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स इन पासिंग आउट द एक्स्ट्रा वाटर एंड इवन वेस्ट मटेरियल भी निकाल सकते हैं। तो दीज आर मेनली, इनका डायग्राम का पर्पस ये है यहाँ पर कि सीलिया और फ्लैजेला कहाँ होते हैं, किस में होते हैं। और सीलिया आप देख रहे हैं कि सीलिया का नंबर हमेशा ज़्यादा है। सीलिया भी किस में हेल्प कर सकते हैं, लोकोमोशन में एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प कर सकते हैं ये। So some cells have these small extensions on their cell membrane. They help in locomotion and collection of food. यूनिसेलुलर जो एक सेल के बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम में सीलिया होते हैं और यूग्लिना में सिंगल फ्लैजेलम है यहाँ पर। नाउ जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हमने पढ़े, ऑल दीज सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, दे वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिल के काम करते हैं सब, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। तभी हम कहते हैं ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। एक अकेला सेल ही सारे काम कर सकता है। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। प्लांट सेल का और एनिमल सेल के डायग्राम हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को, और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी करेंगे। तब तक आप सब सेल ऑर्गेनेलीज को ढंग से अच्छे से रिवाइज करिए और लर्न करिए।